हेलो साथियों, क्या हालचाल। मैं राशिद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर में। तो कैसे हैं आप सभी, जल्दी से कमेंट करके बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हमारी जो सीडीपी की क्लास होने वाली है, आज ये 5वीं क्लास होने वाली है। और तो साथियों, यहाँ सीडीपी में हमने पिछली क्लासों में वृद्धि एवं विकास को कंप्लीट कर लिया था। आज हम सीडीपी का एक और महत्वपूर्ण चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, अधिगम यानी लर्निंग। और इसी चैप्टर में हम मनोवैज्ञानिकों के बारे में भी पढ़ना शुरू करेंगे। यहां से हम शुरू करेंगे, तो हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर लर्निंग। लर्निंग यानी अधिगम। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। तो अधिगम सिर्फ औपचारिक शिक्षा तक ही सीमित या बाधित नहीं है, यह सभी अवस्थाओं से संबंधित है। औपचारिक शिक्षा यानी स्कूली शिक्षा, सिर्फ स्कूली शिक्षा से नहीं है, या कॉपी पेंसिल की जो शिक्षा होती है उसी से संबंधित नहीं है। हम इसको सभी अवस्थाओं में तरह तरह के अधिगम करने के लिए संबंधित रखेंगे। जो भी कुछ हम सीखते हैं, जिस अवस्था में हम सीखते हैं, वह सभी अधिगम में ही आता है। सिर्फ औपचारिक शिक्षा ही अधिगम नहीं है। तो इसमें आता है लर्न द कॉन्सेप्ट। अवधारणाओं को सीखना। लर्न द एटीट्यूड। अभिवृत्तियों का सीखना। तीसरा आता है लर्न द वैल्यू। मूल्यों का सीखना। मूल्यों का मतलब सही या गलत की पहचान करना, सही गलत के बारे में सीखना, मूल्यों का सीखना है। तो इन तीनों जब हमारे व्यवहार में ये तीन चीजें आ जाती हैं, तो हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है। कोई भी चीज है, यदि हम किसी चीज का किसी काम का अधिगम करना चाह रहे हैं, तो उसमें हमें उस काम के अवधारणा, जितनी भी उस काम की अवधारणाएं हैं, उनको सीखना पड़ेगा। उस काम को एटीट्यूड यानी अपने एटीट्यूड में लाना पड़ेगा, और उसके मूल्यों को सीखना पड़ेगा। उस काम में क्या गलत है, क्या सही है। और इन चीजों को, इन तीनों पॉइंट को सीखने के बाद ही, इन तीनों बिंदुओं को अपने व्यवहार में लाने के बाद ही हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन यानी परमानेंट चेंज आएगा। और परमानेंट चेंज ही लर्निंग कहलाता है। is related to permanent change in behavior। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ही लर्निंग यानी अधिगम कहलाता है। अधिगम मनुष्य के व्यवहार में अभ्यास एवं अनुभव के फलस्वरूप अपेक्षाकृत मतलब जो उसने चाहा है, जो सोचा है, उस अपेक्षाकृत होने वाले स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। अब अधिगम के लिए जो उसने चाहा है, जैसे कि कोई चाहता है कि मैं गाड़ी चलाना सीख जाऊं, तो उसके व्यवहार में जो अभ्यास से और अनुभव से परिवर्तन आएगा वो अधिगम है।
गाड़ी चलाने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा, उसको अपने बिहेवियर में लाना पड़ेगा। तो इसकी अब कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने, कुछ विशेषज्ञों ने इसकी डेफिनेशंस दी हैं, वो मैं लिखता हूं। व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया ही अधिगम है। व्यवहार के अर्जन में उन्नति, जो व्यवहार का हम अर्जन कर रहे हैं और उसके अर्जन में जो उन्नति यानी बढ़ोतरी होगी, उसकी प्रक्रिया ही अधिगम है। अब गिलफोर्ड साहब क्या कहते हैं? अनुभव के कारण, अनुभव के कारण व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन ही, अनुभव के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। वुडवर्ड कहते हैं कि नवीन ज्ञान व अभ्यास, नवीन ज्ञान व अभ्यास को प्राप्त करना, प्राप्त करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। तो वुडवर्ड साहब कहते हैं कि नवीन ज्ञान व अभ्यास को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। और गिलफोर्ड कहते हैं कि अनुभव के कारण या व्यवहार के कारण व्यवहार में ही परिवर्तन, अनुभव के कारण भी हो सकता है और व्यवहार के कारण भी हो सकता है। कहीं कहीं दे दिया होता है व्यवहार के कारण ही व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, और व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया ही अधिगम है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो डेफिनेशन है वो यही है। आगे हम देखते हैं अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की विशेषताएं, तो अधिगम की विशेषताएं क्या आती हैं? तो पहली जो विशेषता है, अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है। उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, यानी प्रत्येक अधिगम का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। अभी हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है कि हमें शिक्षक बनना है, और शिक्षक बनना ही हमारा जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य के लिए ही अधिगम हम करते हैं, यानी कि उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया ही अधिगम है। यदि हमारा कोई उद्देश्य ही नहीं होगा, यदि हमें शिक्षक नहीं बनना होगा, कोई एग्जाम हमें पास नहीं करना होगा, तो हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। और हमारा उद्देश्य है और उसको पूर्ण करना ही उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। और इसी से रिलेटेड दूसरा जो विशेषता है, अधिगम लक्ष्य को पूर्ण करने में सहायता करता है। यानी कि अगर कोई लक्ष्य है, उसको पूर्ण करने में अधिगम सहायता करता है। जैसे हमारा लक्ष्य है शिक्षक बनना, और शिक्षक बनने के लिए जो हमें जिसकी सहायता चाहिए वो हमारा अधिगम ही है। अधिगम के बिना हम
लक्ष्य पूर्ण नहीं कर सकते। अभी हमारा लक्ष्य है शिक्षक बनना और इसीलिए हम यहाँ सीखने आए हैं, और अधिगम के द्वारा हम जो सीखेंगे, जो हमारा अधिगम होगा उसकी सहायता से ही हम अपना लक्ष्य को पूर्ण कर सकेंगे। और दूसरा और बिंदु है अधिगम अनुभवों का एक संगठन है। यानी बहुत सारे अनुभवों का एक संगठन है, बहुत सारे अनुभवों से मिलकर ही हमारा अधिगम होता है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम गतिशील होता है। अधिगम गतिशील होता है यानी फिक्स नहीं होता, फिक्स नहीं होता। अधिगम फिक्स नहीं होता, एक जगह नहीं रुकता, अधिगम बदलता रहता है, गतिशील होता है। जैसे कि हमारा अभी जो हम अधिगम कर रहे हैं, तो हमारा लक्ष्य क्या है? शिक्षक बनना, और उसी के लिए हम अधिगम कर रहे हैं, उसी के अनुसार हम अधिगम कर रहे हैं। और शिक्षक बनने के बाद यह नहीं है कि वहाँ फिक्स हो जाएगा, तो शिक्षक बनने के बाद भी हमारा कुछ और लक्ष्य हो सकता है, उससे आगे की और नौकरी पाने के लिए हमारा कोई लक्ष्य हो सकता है, किसी और कार्य के लिए हमारा कोई लक्ष्य हो सकता है। तो उसके लिए भी फिर दूसरी तरह से हम अधिगम करेंगे, फिर हमारा अधिगम बदल जाएगा, यानी कि वहीं का वहीं नहीं रुकेगा। तो फिक्स नहीं होता, बदलता रहता है। अधिगम और विकास, अधिगम और विकास एक दूसरे के पर्यायी नहीं होते, एक दूसरे के पर्यायी नहीं होते। अधिगम और विकास एक दूसरे के पर्यायी नहीं होते हैं। अधिगम यानी विकास का एक भाग अधिगम हो सकता है, लेकिन अधिगम का विकास भाग नहीं होता। दोनों अलग अलग हैं। दोनों, ये अधिगम अलग प्रक्रिया है, विकास अलग प्रक्रिया है। विकास में बहुत सी चीजें आती हैं और अधिगम में किसी एक लक्ष्य को लेकर ही उसको किया जाता है। अधिगम का जो पर्यायी है, अधिगम का पर्यायवाची रुचि होता है। और अधिगम करने के लिए बच्चा सक्रिय होना चाहिए। बच्चा या क्या कोई भी जो अधिगम कर रहा है वह सक्रिय होना चाहिए, एक्टिव होगा तभी अधिगम हो पाएगा। अधिगम स्थानांतरित होता है। स्थानांतरित मतलब ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल होता है, यानी अधिगम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना ही ट्रांसफर होता है, और अधिगम को एक से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। और कुछ पॉइंट जो मैं यहां लिख देता हूं छोटे। अधिगम एक समायोजन की प्रक्रिया है। अधिगम एक समायोजन की प्रक्रिया है। अधिगम जीवन पर्यंत चलता है। जैसा विकास चलता है ना जीवन पर्यंत, वैसे ही अधिगम भी जीवन पर्यंत चलता है। हम जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं।
बचपन से अब तक क्या क्या हमने सीखा है, और ये नहीं कि जो हमने अब सीखा है वही काफ़ी है। हम जब तक हमारा जीवन चलेगा तब तक कुछ ना कुछ सीखते ही रहेंगे। और दूसरा पॉइंट आता है अधिगम रचनात्मक होता है, फॉर्मेटिव होता है। अधिगम रचनात्मक होता है। तो ये अधिगम की कुछ विशेषताएं हैं, इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लो और इनको नोट कर लेना अच्छे से। यहीं से पूछे जाते हैं तुम्हारे प्रश्न, यहीं से 2-3-4 प्रश्न तुम्हारे पूछ जाते हैं, यानी कि 3-4 क्या, हर एक लाइन से एक प्रश्न बन सकता है और इनमें से आते भी हैं प्रश्न, तो इनको नोट कर लेना। हम चलते हैं प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अधिगम की प्रक्रिया। अधिगम की प्रक्रिया के लिए सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो हमारा नीड ही आता है। नीड यानी जरूरत या आवश्यकता। सबसे पहला पॉइंट हमारा जरूरत, यानी कि हमें पहले किसी चीज की नीड होगी। जैसे हमें अभी नीड है शिक्षक बनने की, और शिक्षक बनने के लिए जो हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं, तो वह हमारी एक नीड ही है। यही हमारा, यदि हमारी नीड नहीं होगी तो हम यहाँ के अधिगम, ये वाला अधिगम नहीं करते। तो उसके लिए सबसे पहले नीड होगी। नीड के बाद में हमारा आएगा मल्टी रेस्पॉन्स। मल्टी रेस्पॉन्स यानी बहुक्रियाएं करेंगे हम, और उस नीड को पूरा करने के लिए बहुक्रियाएं बहुत सारी क्रियाएं करेंगे। और उसके बाद बहुत सारी क्रियाएं करने के बाद हम रीइंफोर्समेंट करेंगे। रीइंफोर्समेंट होगा, यानी पुनर्बलन। रीइंफोर्समेंट आएगा, रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन मतलब एक बार असफल होने के बाद में हमारे मन में एक चीज रहना कि यार एक ये कमी रह गई और मैं इसको कर सकता हूं दोबारा, तो दोबारा उसको करने की कोशिश करने के लिए कोशिश ही दोबारा कोशिश करना ही पुनर्बलन है। और दोबारा कोशिश करना, फिर उसके बाद में अभ्यास, प्रैक्टिस करना, उसके बाद में फिर अभ्यास करना, लगातार अभ्यास, बार बार अभ्यास करना। और फिर उसके बाद में बार बार अभ्यास करने के बाद में ही हमारा परमानेंट चेंज आएगा बिहेवियर में। परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। तो ये हमारा एक प्रक्रिया, और परमानेंट चेंज बिहेवियर में आने के बाद ही हमारी क्या बनेगी, लर्निंग होगी। तो सबसे पहले हमें एक नीड होगी, किसी चीज की नीड होगी, आवश्यकता होगी। उसके बाद में आवश्यकता को फुलफिल करने के लिए हम मल्टी रेस्पॉन्स करेंगे, बहुत सारी क्रियाएं करेंगे, बहुक्रियाएं करेंगे। और बहुक्रियाएं करने के बाद में असफल होने के बाद फिर दोबारा से हमारे मन में एक चीज रहेगी कि यार मैं इस चीज को कर सकता हूं, दोबारा से ये कमी मुझे लग रही है, इसको मैं फिर से कर सकता हूं। और उसके बाद में दोबारा प्रेरित करना, खुद को अंदर से ही प्रेरित करना दोबारा, तो पुनर्बलन आता है, रीइंफोर्समेंट होता है। उसके बाद में रीइंफोर्समेंट आने के बाद में फिर से प्रैक्टिस करना, बार बार प्रैक्टिस करना।
और बार बार प्रैक्टिस करने से ही हमारे बिहेवियर में परमानेंट चेंज आएगा, और परमानेंट चेंज आने के बाद ही हमें अधिगम होता है। और अधिगम भी यही कहता है कि व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। तो जैसे कि मैं बार बार तुमसे कहता हूं ना कि एक बार में चीज नहीं आती, बार बार चीजें करनी पड़ती हैं, और चीजों को बार बार करने से ही हम सीखते हैं। एक बार में कोई नहीं सीखता, और सीख कर कोई आता भी नहीं है, सब यही सीखते हैं। इसीलिए बार बार प्रैक्टिस, बार बार कोशिश करते रहना चाहिए। तो ये हमारी अधिगम की प्रक्रिया हो गई है। तो अधिगम की प्रक्रिया हो गई। अब हम देखते हैं अधिगम के कारक, यानी कि अधिगम को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हो सकते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ लर्निंग। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ लर्निंग यानी कारक, अधिगम को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हो सकते हैं, वो देखते हैं उनको। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहले हमारा आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा। जितना ज्यादा अधिक अभिप्रेरित बच्चा होगा या सीखने वाला होगा, लर्नर होगा, अधिगम करता जितना ज्यादा अभिप्रेरित होगा, अधिगम उतना ही जल्दी और उतना ही सटीक अच्छा होगा। स्टीफन ने कहा है कि शिक्षक के पास जितने भी साधन हैं अधिगम के, बच्चे को अधिगम कराने के जितने भी साधन शिक्षक के पास हैं, उनमें सब में श्रेष्ठ जो है वो मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा सबसे श्रेष्ठ साधन है शिक्षक के पास। यह किसने कहा है? स्टीफन ने कहा है। दूसरा कारक है हमारा विल पावर। विल पावर यानी इच्छा, इच्छा शक्ति। विल पावर यानी इच्छा शक्ति। अब इच्छा, सीखने के लिए इच्छा भी होनी चाहिए। इच्छा नहीं होगी सीखने की, अगर हमारा सीखने का ही मन नहीं है तो फिर क्या खाक सीखेगा बच्चा? तो सीखने के लिए इच्छा भी होनी चाहिए, इच्छा शक्ति। तीसरा आता है मैच्योरेशन, परिपक्वता। मैच्योरेशन यानी परिपक्वता। परिपक्व भी होना चाहिए। अगर काम में अगर बच्चा परिपक्व है, चीजों को समझ रहा है अच्छे से, तो जल्दी सीखेगा। परिपक्व जितना ज्यादा होगा इतना ही जल्दी से सीखेगा। फिर आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यानी रुचि। अब रुचि जितना अधिक होगी सीखने के लिए, किसी भी काम को सीखने के लिए जितनी अधिक रुचि होगी उतनी ही जल्दी सीखेंगे। रुचि भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कारक है, वैसा ही मोटिवेशन। मोटिवेशन सबसे महत्वपूर्ण कारक, और इंटरेस्ट यानी रुचि दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक यही है। सबसे महत्वपूर्ण कोई पूछे तो अभिप्रेरणा, दूसरा अगर पूछे तो रुचि। तो आज हमने अधिगम शुरू कर लिया है, अधिगम शुरू किया है, उसमें कुछ चीजें हमने देख ली हैं। अब इससे आगे की हम अगले सेशन में देखेंगे। आज हम इतना ही रखते हैं, और तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मेहनत करते रहें, पढ़ाई करते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, और स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय, जय हिंद।